ब्रेन्स जीएस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुग़ल बादशाह यानी कि शाहजहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने ब्रेन्स जीएस चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कीजिए और जीएस को बेहतर से बेहतर कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं शाहजहाँ। जैसे कि आपको पिछली क्लास में जब हमने कंप्लीट किया था तो एक जुंटा गुट यानी कि नूरजहाँ का जो दबदबा बहुत ज़्यादा ही था। और जब जैसे ही पता शाहजहाँ को ये लगता है यानी कि शाहजहाँ यानी कि खुर्रम को ये पता लगता है कि नूरजहाँ जो है षड्यंत्र पे षड्यंत्र करती जा रही है और शहरयार को जो है अपने दामाद को जो है वो उत्तराधिकारी बादशाह बनाना चाहती है, तो उसके इरादे को भांप के नूरजहाँ को जब बादशाह जो है किसी तरीके से और अंतिम चरण में जो है जो जहांगीर भी है अपना उत्तराधिकारी जो है शाहजहाँ को बना देता, राजगद्दी बैठाल देता है। तो उसी दौरान जो है नूरजहाँ को गिरफ्तार कर लाहौर भेज देता है और 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे के वहाँ शिफ्ट करा देता है। और अंतिम समय में वहीं पे उसकी मृत्यु भी होती है नूरजहाँ की। और 1628 में करीब जो है जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है। तो जहांगीर के नूरजहाँ और जहांगीर की प्रेमिका अनारकली उन सभी की जो है मकबरे जो है बने हुए हैं भारत के बाहर यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो शाहजहाँ जो बादशाह बनता है, खुर्रम उसका असली नाम होता है। 1617 ईस्वी में एक अहमदनगर अभियान किया था खुर्रम ने। 1617 में 17 से लेकर 20 तक चला था, तो उसमें सफलता प्राप्त हुई थी। उस समय बादशाह कौन था? जहांगीर। तो जब सफलता प्राप्त करने के बाद आगरा आया तो जो है जहांगीर ने जो है शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खुर्रम जो शाहजहाँ का असली नाम था, अहमदनगर अभियान में सफलता के बाद जहांगीर के द्वारा खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की गई। तो 5 जनवरी को वैसे 1592 में इसका जन्म हुआ था। माता जो है जगत गोसाई हैं, पिता तो जहांगीर आपको मालूम है। इसकी पत्नी जो है अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि जिसको मुमताज़ के नाम से जाना जाता है इतिहास में, या मलिका एक जवानी एक उपाधि दी थी। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और शाहजहाँ की प्रिय रानी थी। और इनके करीब 14 बच्चे थे। तो 14वां बच्चा यानी कि प्रसव पीड़ा के ही दौरान जो है रानी यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं की याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? वो आगरा में। उस्ताद अहमद लाहौरी जो प्रधान वास्तुकार थे और ईसा खां की देख रेख में ये निर्मित हुआ था। 1632 में करीब इसकी नींव पड़ी थी, शुरुआत हुई थी और 1658 में पूरा हुआ था। लगभग 22 साल इसमें वर्ष लगे, 50 लाख रुपए करीब खर्च आया। और मकराना जोधपुर से संगमरमर को पत्थर लाके और कुछ ईरानी से भी पत्थर लाके और इस विश्व प्रसिद्ध इमारत यानी कि ताजमहल का निर्माण किया गया था उन्हीं रानी मुमताज महल की याद में। ठीक है, इनके जो है पुत्र जो है 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद। इनमें जो दारा है वो बड़ा है और पढ़ा लिखा विद्वान माना जाता था। इनमें बाद में जब है शाहजहाँ के ही शासन काल में ही बगावत कर देते हैं और उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है देखेंगे कि औरंगजेब विजय रहता है, बाकी पुत्र पराजित होते हैं। ठीक है, 3 पुत्रियां होती हैं शाहजहाँ की। कौन? जहाँ आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। जहाँ आरा जो है ये सबसे बड़ी होती है। जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है तो उसमें ये जो जहाँ आरा है दारा की मदद करती है, दारा को सपोर्ट करती है जो है बादशाह बनाने के लिए।
और जो रोशन आरा है ये औरंगजेब से लगाव रखती थी, औरंगजेब को चाहती थी, औरंगजेब जो है राजगद्दी संभाले। जो गोहन आरा है ये मुराद को चाहती थी, मुराद बादशाह बने। शुजा का किसी भी बहन ने सपोर्ट नहीं किया था बादशाह बनाने के लिए। ठीक है, अगला चलते हैं कि शाहजहाँ की जो उपाधि अभी मैंने आपको बता दी, शाहजहाँ की उपाधि कब मिली थी, जो अहमदनगर अभियान में सफलता के बाद जहांगीर के द्वारा ही खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की गई थी। जब जैसे ही जहांगीर से राजगद्दी हथिया लेता है, और उधर ये था कि नूरजहाँ षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रही थी, उसको तो अपने कब्जे में ले लिया था और लाहौर, फिर भी उसको यकीन ये रहा कि कहीं ना कहीं कुछ और भी राज परिवार में कुछ ऐसे सदस्य जो हैं हो सकता है कि दावेदार हों। तो इसी दावेदारी को समाप्त करने के लिए क्या करता है, अपने ससुर यानी कि आसफ खां, ये जो अर्जुमंद बानो बेगम हैं ये आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां कौन था, नूरजहाँ का भाई। तो आपस में पारिवारिक रिश्ता था, ठीक है, भाई की बेटी थी। तो औरंगजेब ने जब शाहजहाँ ने ये राजगद्दी जब पे बैठ गया तो उसने अपने ससुर आसफ खां को ये आदेश दिया कि राज परिवार के जितने भी उत्तराधिकारी हैं बादशाह बनने के, उन सभी को समाप्त कर दे। तो आसफ खां ने जो है अपने बादशाह का हुक्म मानते हुए, क्योंकि वो महामंत्री था, वफादार था, ससुर भी था, तो उसने ये क्या करता है कि वो शहरयार, डाबर बख्श, गुरबख्श, होशंकर, गुरसत जो है वो खुसरो का लड़का, खुसरो जो जहांगीर के समय में जिसने विद्रोह किया था उसको भी मरवा देता है। होशंकर जो है दानियाल का लड़का है, उसको भी बना कर दिया। शहरयार तो जो है लाडली बेगम का विवाह हुआ था, जो नूरजहाँ का जो है दामाद था, तो दावर बख्श, तो ये सारे को मारवा देता है। कौन मार देता है, आसफ खां यानी कि शाहजहाँ का ससुर। अगला चलते हैं कि जब ये सारे समाप्त हो जाते हैं, पीसफुली एटमॉस्फियर हो जाता है, उसके समय कोई ऐसा अब चैलेंज नहीं बचा हुआ है, फिर अपना माइंड जो है डेवलपमेंट पे लगाता है और ऐसे डेवलपमेंट कराता है जो इतिहास में आज भी जो है अपने आप में अक्षर माने जाते हैं। उन्हीं में से एक है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल। तो इसीलिए जो ताजमहल है विश्व प्रसिद्ध, विश्व के 7वें अक्षरों में से एक माना जाता है, और इसीलिए शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, स्थापत्य कला के स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसने जो अब आते हैं हम लोग कि कौन कौन सी इमारतें, एक तो ताजमहल, तो आपको मालूम है कि ताजमहल का जो निर्माण करवाया था वो उसने कहाँ पे करवाया था, आगरा में यमुना नदी की तरफ पे। इसका वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और उस्ताद अहमद लाहौरी जो इंजीनियर था, जिसने डिजाइन बनाया था, जो प्रधान वास्तुकार था, और उसी को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी शाहजहाँ ने, कि इतना खूबसूरत विश्व प्रसिद्ध जो है इमारत जो उसके लिए बनाई थी, तो इसलिए जो है नादिर उल असर की उपाधि शाहजहाँ ने प्रदान की थी उस्ताद अहमद लाहौरी को। अगला देखते हैं कि जो देख रेख है वो उस्ताद ईसा खां, जो उसका जूनियर था, जिसकी देख रेख में काम हुआ था, तो वो जूनियर देख रेख। उसके अलावा जो है दिल्ली में जो लाल किला है इसी ने बनवाया है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, अकबर ने। दिल्ली का लाल किला जो मोदी जी जहाँ पे यानी कि प्रधानमंत्री हमारे जहाँ लाल किला से 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण देश को संबोधित करते हैं, वो दिल्ली में है। उसका निर्माण किसने किया था, शाहजहाँ ने किया था। ठीक है, दिल्ली में ही एक मस्जिद का निर्माण कराता है शाहजहाँ, जामा मस्जिद जो काफ़ी विशाल बड़ी बनी हुई है वो दिल्ली में। तो दिल्ली में 2 ऐतिहासिक इमारतें हैं। और दिल्ली में एक काम और करवाता है, क्या नाम है, दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम में एक मयूर सिंहासन स्थापित करवाता। मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरे लगे हुए थे,
और 1739 में जो ईरान का जिसे नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह, उसने जब भारत पर आक्रमण किया था तो ये उसे मयूर सिंहासन को पूरा वही उठा के ले गया था, क्योंकि उसको इतना पसंद आया और कोहिनूर हीरे उसमें जड़े हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस मयूर सिंहासन। तो ये दिल्ली के लाल किले में जो दीवान आम था वहाँ पे ये सिंहासन रखा हुआ था। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अकबर और जहांगीर के समय में भारत की राजधानी आगरा रही थी। जैसे ही शाहजहाँ राजगद्दी पे बैठता है तो वो अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली ले जाता है। शाहजहाँ की जो राजधानी, ये वहीं पे एक नगर बसाता है शाहजहानाबाद, और किला बनवाता है और जो है अपनी राजधानी वहीं पे रहता है। अब आते हैं आगरा में कौन कौन से निर्मित हैं। आगरा में तो ताजमहल हो गया। ताजमहल के बाद जो अकबर के द्वारा आगरा में लाल किला निर्मित है, उसमें कई, उस किले के अंदर कई इमारतें जो हैं शाहजहाँ ने बनवाई। जैसे कि देखेंगे दीवान आम, दीवान खास, मोती मस्जिद, ये जो है इसने ही निर्मित किए। और मुसम्मन बुर्ज जो एक 6 मंजिला इमारत थी है लाल किले में, और उस मुसम्मन बुर्ज में ही स्त्रियां बैठ के जो है बाहर जब क्या नाम पशु युद्ध जो होता था मनोरंजन के लिए, वो देखा करती थी मुसम्मन बुर्ज। ठीक है। और जामा मस्जिद भी आगरा के किले में बनी हुई। जामा मस्जिद यानी कि जहाँ आरा बेगम जो शाहजहाँ की बड़ी बेटी थी उसने निर्मित की थी। अब चलते हैं कि शाहजहाँ के समय में कुछ विदेशी यात्री आए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से विदेशी आते? पहला है पीटर मुंडी, ये इटली का यात्री था जो शाहजहाँ के समय में भारत घूमने के लिए आया था। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ये एक जौहरी था। ठीक है, सोने और जो हीरे जवाहरात वगैरह की परखिया और उसको डिजाइन वगैरह का, तो एक जौहरी था जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। फ्रांसिस वर्नियर, ये भी एक फ्रांसीसी डॉक्टर था, तो खासकर सर्जरी वगैरह का भी काम करता था। मनुची जो है इटली का निवासी था। ये तोपची था, तोपों का इस्तेमाल इसको बखूबी आता था, तो ये तोपी। तो ये विदेशी यात्री हैं, शाहजहाँ के ही शासनकाल के दौरान भारत आए थे। अब अगला चलते हैं चित्रकार। फ़कीरुल्लाह मोहम्मद जो है फ़कीरुल्लाह और मोहम्मद फ़कीर, ये चित्रकार थे। और एक दो और नाम मिलते हैं, मीर हासिम और मोहम्मद नादिर, ये भी चित्रकार थे। ये किसके शासनकाल के दौरान? तो ये आप शाहजहाँ के शासनकाल के प्रमुख चित्रकारों में से एक थे। अब चलते हैं कि जब सारे डेवलपमेंट के काम हो गए और उधर जो है किसी तरीके से देखते हैं कि इन जो शाहजहाँ के जो पुत्र थे, जो 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा जो कौन था, दारा शिको, शुजा, औरंगजेब, मुराद, इनमें सबसे बड़ा था दारा, जिसको दारा शिको के नाम से। वो विद्वान था, अकबर के टाइप से उसकी विचारधारा थी, सोच थी, और इसीलिए जो है एक बार अपने शासन के अंतिम चरण में शाहजहाँ जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है दारा शिको को। तो जैसे ही औरंगजेब को पता लगता है, वो जो कि दक्षिण भारत के अभियान पे होता है, उसे पता लगता है कि जो है शाहजहाँ ने दारा शिको को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आता है और शाही सेना के साथ, यानी कि दारा की सेना के साथ औरंगजेब का उत्तराधिकार के लेके युद्ध होते। तो ये युद्ध जो है कुल मिला के लगभग 4 युद्ध माने जाते हैं। अंततः फिर दारा फाइनली पराजित हो जाता है। तो हम उन युद्धों को लेते हैं। पहला धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। तो ये युद्ध जो है औरंगजेब और दारा की सेना के मध्य हुआ था। लेकिन इस युद्ध में जो है स्टार्टिंग में जो सफलता मिली थी वो इसमें दारा को मिलती है। ठीक है, और औरंगजेब नहीं जीत पाता है।
फिर आता है धर्मठ का युद्ध। धर्मठ का युद्ध जो आगरा से और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, तो जो मध्य प्रदेश की सीमा पे हुआ होता है, और ये 29 मई 1658 को, यानी कि ईयर वही है और वही दोनों यानी औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में होता है। तो इस युद्ध में जो है औरंगजेब विजयी रहता है। विजयी होने के बाद अपना आगरा के लाल किले में राज तिलक करता है, और इसी युद्ध में की विजय के बाद जो है औरंगजेब शाहजहाँ को गिरफ्तार कर आगरा के लाल किले में कैद कर देता है। तो अब जो कैद, तो बाकी जो जीवन है शाहजहाँ का कैदी जीवन रहता है, और साधारण नौकर चाकर ही उसकी सेवा में लगे हुए थे। एकमात्र पुत्री, जो बड़ी पुत्री जहाँ आरा ने देख रेख की थी, बाकी कोई राजसी ठाट बाट नहीं रहे। तो 7-8 साल जो है शाहजहाँ के बहुत ही मुसीबतों वाले रहे थे। राज सत्ता जाने के बाद ये हाल हुआ था उसका। तो अगला चलते खंजवा का युद्ध। खंजवा का युद्ध भी औरंगजेब और शुजा के मध्य में हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा था, और ये 5 जनवरी 1659 को हुआ था। फिर जो है अंतिम फाइनली जो युद्ध है, जिसके बाद औरंगजेब विजयी रहता है और जो है दारा को जो है उसकी हत्या, पराजित होता है, फिर उसके बाद उसकी हत्या करवा देता। तो देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध जो है 13 मार्च 1659 को हुआ था, और ये भी औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। दारा शिकोह इसमें पराजित होता है, इस्लाम धर्म की अवहेलना का आरोप लगाकर उसकी हत्या करवा देता है। तो इस तरीके से जो है फिर दूसरी बार अपना राज तिलक औरंगजेब कहाँ कराता जाके है, 2 बार उसका राज तिलक होता है, तो वो दिल्ली में। तो मुग़ल बादशाहों की तरफ से अगर आए कि किसने 2 बार अपना राज अभिषेक किया था, तो वो औरंगजेब था, जिसने अपने आगरा के लाल किले में जब क्या नाम सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त की। और अब एग्जाम में पूछा जाए कि शाहजहाँ को जो है औरंगजेब ने कब गिरफ्तार किया था, तो ये सामूगढ़ का युद्ध के बाद उसको गिरफ्तार करके आगरा के किले में कैद किया गया, और अपना यहीं पे राज तिलक करवा दिया। फाइनली जब राज तिलक जब देवराई का युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो फिर विधि विधान से दिल्ली में करवाता है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी रही है, जो है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ, जिसको स्थापत्य कला का ये देखेंगे। मुग़ल बादशाहों में अगर जो बाबर को देखेंगे, बाबर मुख्य रूप से भारत में आया पानीपत के युद्ध के बाद, जो है 1530 में मर गया। तो बहुत ज़्यादा जो है रचनात्मक कार्य बहुत ज़्यादा उसके नहीं रहे। हुमायूं जरूर जो है रचनात्मक कार्य उसको समय मिला। तो ज्योतिष विद्या में बहुत बिलीव करता था हुमायूं। ज्योतिष विद्या में इतना बिलीव करता था, वीक में, सप्ताह में 7 दिन अलग अलग, जैसे शनिवार को काले, है ना, तो इस टाइप से ज्योतिष के अकॉर्डिंग जो भी ज्योतिष ने सलाह दी थी, तो उस हिसाब से वो कपड़े अलग अलग दिनों में अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। ठीक है, फिर आते हैं अकबर। अकबर जो है क्या नाम, लंगाड़ा का बहुत ज़्यादा या वाद्य बजाता था खाली समय में। और फिर आते हैं जहांगीर। तो आपको मालूम है जहांगीर बहुत बड़ा चित्रकार था। आगरा में लाल किले में एक विशाल चित्रशाला भी बनी हुई थी, और खाली समय में उसका अपना इस्तेमाल करता था। शाहजहाँ जो है गायक था। शाहजहाँ जो है खाली समय में गाने वगैरह, कव्वाली वगैरह का उसको शौक़ था, तो वो गाता था। फिर उसके बाद एक अगला जो मुग़ल बादशाह अभी हम लोग कल क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब जो है खाली समय, वैसे तो उसने अपने राज दरबार में संगीत पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन कभी एकांत में अगर जो है म्यूजिक सुनने का था, तो वीणा बजाता था, वीणा बजाने का काम करता था। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप बच्चों ध्यान रखना है। कौन सा मुग़ल बादशाह किससे संबंधित रहा है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित रहा है। ठीक है,
बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक औरंगजेब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। अब अगर आपने हमारा चैनल ब्रेन्स जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, करें और आईएएस पीसीएस लोअर आरओ जैसी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।